हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज का दोस्तों एक अगला लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे आज पार्लियामेंट के कुछ फीचर्स हैं, अपनी संसद के बारे में चर्चा करेंगे, लोकसभा राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे और मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेंगे, है ना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, हम देखेंगे एक एक करके और इनके बारे में सारे नॉलेज को कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको ध्यान देना है पहली बात कि हम पढ़ने के जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये दिख रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के महान्यायवादी। कौन? भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें आप क्या जानेंगे, तो अब ये हैं कौन और इनका क्या रोल है पार्लियामेंट में, है ना। तो गवर्नेंस में गवर्नमेंट इनका क्या रोल है, ये सारी बातें हम देख लेंगे। तो सबसे पहले ये क्या लिखा है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। क्या? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, मतलब देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन है भाई, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन है आपका, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पूरे देश का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा, विधिक अधिकारी, लॉ ऑफिसर, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन से आर्टिकल में आपको पता है दोस्तों, तो आपको कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 76, ठीक है। आर्टिकल 76 में ये सारी बातें बोली गई हैं। तो आपको अनुच्छेद 76 याद रखना है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, देश का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी है। तो क्वेश्चन आता है भाई कि देश का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन है, तो आपको ये ध्यान रखना है, भारत का महान्यायवादी। क्या? महान्यायवादी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अपॉइंटमेंट, दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट, मतलब इसका इलेक्शन होता है, अपॉइंटमेंट होता है। मतलब क्या भारत के महान्यायवादी का चुनाव होता है, तो दोस्तों आंसर है नहीं, इसका कोई चुनाव नहीं होता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? नियुक्ति की जाती है। तो भाई हमें यही ध्यान रखना कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जो भारत सरकार है ना, मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री हैं, जो सरकार है, तो सरकार की सलाह पर कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति। किन की सलाह पर, सरकार की सलाह पर, ठीक है ना। सरकार इनको रिकमेंड करेगी कि भाई ये आदमी है, इसे बहुत अच्छी नॉलेज है लॉ की, और ये हमारे देश के सारे जो केसेस हैं, भारत सरकार के सारे केसेस हैं, वो आराम से इसे देख सकता है, इसके पास बहुत ही नॉलेज है। तो वो सरकार इसे रिकमेंड करेगी, ठीक है ना, और उसी के हिसाब से राष्ट्रपति इनको क्या करेंगे, नियुक्त कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्या समझ आया कि भाई इसे कौन रिकमेंड करेगा, गवर्नमेंट, और अपॉइंट कौन करेगा, राष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा। दोस्तों इसकी योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये पता हो तो दोस्त सबसे पहले मुद्दा क्या है, इक्विवेलेंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर हो, इसकी जो नॉलेज हो ना भाई, एक विधिक अधिकारी जो भारत सरकार के सारे केसेस लड़ेगा, है ना, तो उसके पास कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जज की कितनी नॉलेज तो हो, उसकी कितनी क्वालिफिकेशन तो हो। ऐसे थोड़ी ना किसी आदमी को अल्टरनेटरी आप वहाँ पे बिठा दोगे। इसके बाद मतलब उसके पास इंटेलेक्चुअल नॉलेज हो, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल, मतलब बहुत ही बड़ा विधिक अधिकारी हो, है ना, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन हो। तो किसके इक्विवेलेंट हो, ये क्वेश्चन आता है कि भाई किसके बराबर उसकी योग्यता हो, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, है ना, उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, उसके बराबर, उसके साथ समानता रखता हो, ठीक है ना। आगे बात करें भैया, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो सही बात है, भारत का नागरिक तो हुआ ही होगा। तो भारत का नागरिक होना तो मैंडेटरी है, बिना भारत के नागरिक का काम चलेगा ही नहीं। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए। तो कहाँ होना चाहिए, भारत का नागरिक, तो हमारे देश का नागरिक हो और सुप्रीम कोर्ट के जज के तुम्हारे कैसा हो, इक्विवेलेंट हो, बराबर हो, ठीक है। आगे क्या लिखा है, जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर अवेलेबल, और ये क्या लिखा हुआ है, जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर, मतलब 5 साल तक वो हाई कोर्ट का जज रहा हो, ठीक है ना, इसे एक्सपीरियंस रहा हो। और एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट इन 10 ईयर, कम से कम 10 साल तक उसने वो एक वकील रहा हो। शब्दों में ध्यान देना है, या तो 5 साल तक किसका जज रहा हो, किसी हाई कोर्ट का, या फिर दोस्तों वो 10 साल तक क्या रहा हो, एडवोकेट रहा हो, वकील रहा हो। समझ पा रहे हो ना। तो हमें 5 ईयर कौन है, ये हाई कोर्ट का जज, एंड या और हाई कोर्ट ऑफ, तो तुम्हारा एडवोकेट रहा हो, वकील रहा हो 10 साल तक, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान रखनी है। आगे देखें भाई, फर्स्ट
अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो भैया एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लेना, मैंने इसमें डाल दिया है, MC सीतलवाड़, ठीक है, MC सीतलवाड़। ये कौन है भैया? हमारे पहले अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के पहले महान्यायवादी कौन है? MC सीतलवाड़। तो आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलें, प्रेजेंट में कौन है भैया? अगर कोई पूछ ले तो R वेंकट रमन। तो दोस्तों कुछ ही महीनों पहले आपको पता है हमारे नए अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं राष्ट्रपति द्वारा, उनका नाम क्या है? R वेंकट रमन, ठीक है ना। आखिरी बात दोस्तों, इसके बाद देखें हम का मुद्दा ये है भाई, क्या ये पार्लियामेंट में भाग ले सकता है, किसी भी सेशन में भाग ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, वहाँ अपनी बातें रख सकता है संसद में या नहीं? तो दोस्तों हम देखेंगे कि भाई पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट मतलब ये संसद में भाग ले सकता है, मतलब भारत का महान्यायवादी संसद में भाग ले सकता है, ठीक है ना। साथ ही साथ बट नॉट वोटिंग पावर, लेकिन दोस्तों इसके पास मत देने की शक्ति कतई नहीं है। तो आपको क्या रखना है कि भाई भारत के जो महान्यायवादी हैं ना, वो पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, वहाँ अपनी बातें रख सकते हैं, उनसे बात कंसर्न कर सकते हैं, लेकिन वो उसके पास क्या नहीं है? वोटिंग पावर नहीं है। मतलब वो किसी भी बिल में या किसी भी मामले में वो वोटिंग नहीं करेंगे, लेकिन एक सक्रिय मेंबर के, एक एक्टिव मेंबर के रूप में वहाँ पे एज ए एक्टिव मेंबर वहाँ पे काम करेंगे, देखेंगे, सारा ऑब्जर्वेशन करेंगे, लेकिन वोटिंग नहीं करेंगे। जैसे हमारे कौन करते हैं? MP करते हैं भाई, सांसद होते हैं हमारे MP, वो वोटिंग करते हैं वहाँ पर किसी बिल पे या किसी भी कानून पर, लेकिन ये लोग वोटिंग नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर चर्चा कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, सरकार का पक्ष रख सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, ठीक है ना जी। ओके तो ये भाई हमें सारी चीज़ें पता चली कौन से अनुच्छेद में? 76 में, ठीक है ना। आगे चलें हम। अब देखो दोस्त क्या पढ़ना है? प्राइम मिनिस्टर के बारे में। किसके बारे में? प्राइम मिनिस्टर के बारे में। दोस्तों इस बात को कतई ध्यान रखना है कि भाई प्रधानमंत्री का क्या रोल है, क्या भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की पोस्ट की कोई बात चर्चा की गई है, ये सारी बातें हम देखेंगे। और भाई कैसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है और कितनी पावर है इनके पास, ये सारे इनके क्या क्या वर्क हैं, इनके कैसे कैसे फंक्शन है, ये सारी बातें हम कर लेंगे। पहली बात तो क्या लिखा हुआ है? ये हेड ऑफ गवर्नमेंट, याद रखना है, मेरे 2 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं भाई। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? तो PM साहब है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है ना। लेकिन हेड ऑफ स्टेट कौन है? तो राष्ट्रपति जी हैं। कौन है? हमारे राष्ट्रपति जी। तो भाई ये क्या लिखा हुआ है? हेड ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट समझते हो ना, इंडिया एज ए स्टेट, कोई भी देश होता है क्या होता है? स्टेट होता है। तो आपको पता है कि देश का मुखिया कौन है? तो भाई कौन है? देश का मुखिया राष्ट्रपति है। लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है भैया? तो हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है ना। और ये क्या लिखा हुआ है? रियल हेड ऑफ स्टेट, ध्यान देना शब्दों पे, क्या लिखा हुआ है? रियल हेड ऑफ स्टेट। इसका मतलब तो राष्ट्रपति जी कैसे हैं भाई? वो नॉमिनल हेड हैं। कैसे हैं? नॉमिनल हेड हैं। जबकि रियल हेड कौन है? देश के, राज्य के या फिर हमारे कंट्री के? तो वो PM मोदी जी है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री जी हैं। तो रियल हेड कौन है? हमारे PM साहब हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? तो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? PM साहब हैं। लेकिन हेड ऑफ स्टेट की बात करें तो वो राष्ट्रपति तुम्हारे होते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई होगी। अब एक बार दोबारा से चीज़ें समझ सकते हैं ना, केयरफुली समझ के। अब देखो दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है? नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट। क्या लिखा हुआ है? नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट, मतलब हमारे भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री जी के बारे में किसी भी टाइप की कोई नियुक्ति, कोई चुनाव की चर्चा नहीं की गई है। अगर दोस्तों मेरा सवाल आपसे यही है, क्या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है? तो आपका क्या जवाब रहेगा? आपका जवाब रहेगा नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल। मतलब प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता। कभी सुना है तुमने कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है? नहीं होता। लेकिन जो लोग बोलते हैं उनको नहीं पता है कि भाई चुनाव होता है या नहीं होता। चुनाव दोस्तों प्रधानमंत्री का नहीं होता है, चुनाव होता है सांसद का। किसका? सांसद का, ठीक है। MP का चुनाव होता है, न कि प्रधानमंत्री का। तो इसलिए हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? कोई कुछ इनके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, प्रधानमंत्री जी के बारे में। क्या भाई ये तभी तो लिखा हुआ है नो मेंशन, मतलब हमारे संविधान में चर्चा नहीं की गई है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। अबाउट द, किन के बारे में? प्राइम मिनिस्टर के बारे में। किसके बारे में? इलेक्शन और अपॉइंटमेंट, इनकी नियुक्ति और इनके इलेक्शन के बारे में, इनके निर्वाचन के बारे में कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई है। किसमें? संविधान में, ठीक है ना। बात आपको क्लियर है? जी बिल्कुल।
आगे देखोगे दोस्त, अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। मतलब अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है ना। और आगे जिस नेता ने, कोई भी नेता है, कोई भी पार्टी है, बहुमत मेजॉरिटी, जिस नेता ने मेजॉरिटी बहुमत प्राप्त किया होगा, ठीक है ना, तो कौन बन जाएगा वो? प्रधानमंत्री। कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। कोई सदस्य किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे अधिकतम 6 महीने के लिए पीएम बनाया जा सकता है। 6 महीने में किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। क्या बातें लिखी है ये, दोबारा से समझो एक बार, चीजें क्लियर करो, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है ये, मतलब 75 आर्टिकल बोलता है कि भाई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है भाई। आगे क्या बोलता है? उस व्यक्ति की नियुक्ति करेगा, मान लो 2 पार्टी हैं, पार्टी ए पार्टी बी, 2 पार्टी हैं, चुनाव जीते दोनों। अब मान लो यहाँ के कोई कैंडिडेट खड़े, यहाँ पे भी कोई कैंडिडेट खड़े, तो यहाँ के कोई कैंडिडेट है, मान लो कोई भी है, मान लो किसी भी, कोई भी नाम ले लो, ठीक है, ये खड़े हैं तुम्हारे, ठीक है ना। तो ये खड़े हैं, इनके पास बहुमत आया, ये ज़्यादा सीट जीत गए, ठीक है ना। कैसा बहुमत? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत। तो 50% से ज़्यादा सीटें कौन प्राप्त कर लिए? ये वाले, इस पार्टी वाले। तो इन्हीं में से कोई आदमी एक इनका पार्टी का होगा जो इनका चेहरा होगा, है ना। तो भाई वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? उसी को बुलाएंगे, बोलेंगे तुमने बहुमत पास किया है, पूर्ण बहुमत साबित किया है, तो वो तो बोले पूर्ण बहुमत की सरकार, तो आपने बहुमत साबित किया है, तो आप कौन बनेंगे? प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई आपको? और भाई कौन? मेजॉरिटी। कैसी मेजॉरिटी? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत। तो सरकार कैसे बनती है? पूर्ण बहुमत से बनती है। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आगे उससे पहले बहुमत कराए थे आपको, वो कहाँ आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुमत की सरकार इसे बोलते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों क्या लिखा हुआ है? कोई सदस्य किसी सदन का, किसी सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है। मतलब अगर मान लो मैं हूँ, मैं चुनाव जीत गया, या मान लो मैं चुनाव मैंने लड़ा, मैं चुनाव हार गया एमपी का, लेकिन मेरा चेहरा कौन सा था? प्रधानमंत्री का। मान लो मोदी जी थे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, है ना, तो वो पीएम के चेहरा थे। भाई जब मान लो मोदी जी वाराणसी से हार जाते, तब क्या होता? इसका मतलब वो पीएम नहीं बनते? बिल्कुल बन सकते थे। तो मोदी जी 6 महीने तक बिना, अगर वो हार भी जाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने तक वो पीएम के पद पर बने रहते। लेकिन 6 महीने के अंदर ही अंदर उनको क्या करना था? वो किसी न किसी सदन के, लोकसभा या राज्यसभा के एक चुनाव जीत के आते, तो लगातार वो 5 साल तक बने रहते। समझ पा रहे हो ना। कुल मिला के हम अगर चुनाव हार भी जाते हैं, जैसे हमारे उद्धव ठाकरे थे, तो वो विधान परिषद के मेंबर बने थे, आपको पता होगा, है ना, क्योंकि वो सीएम के चेहरा थे, लेकिन उनका मेजॉरिटी पास नहीं हुआ था, मतलब वो वहाँ से हार गए थे एमएलए का चुनाव, ठीक है ना। तो दोबारा उसके क्या हुआ था, वहाँ पे वो विधान परिषद का चुनाव जीत के आए थे, उसके बाद उन्होंने सीएम बने थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो हमारे, तो भाई कोई पीएम है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो क्या केवल लोकसभा का मेंबर होगा? नहीं, वो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है ना, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी का भी मेंबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हमारे मनमोहन सिंह कौन से? राज्यसभा के मेंबर थे, फिर भी प्रधानमंत्री थे। तो भाई और क्या लिखा हुआ है? तो उसे अधिकतम 6 महीने के लिए पीएम बनाया सकता है। तो क्वेश्चन आएगा कि कोई अगर व्यक्ति किसी भी सदन का, किसी भी लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं है, क्या उसे पीएम बनाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बनाया सकता है। कितने दिन के लिए? अधिकतम 6 महीने के लिए। उसके बाद वो किसी न किसी हाउस का मेंबर बन जाए तो वो 5 साल तक बना रहेगा, ठीक है जी। और जब तक उसका बहुमत है तब तक बना रहेगा, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन पूछूं मैं, चलो पहले मैं ये सारी बातें करता हूं। इसे शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा गोपनीयता की शपथ। मतलब भैया इसका मतलब क्या है? गोपनीयता की शपथ का मतलब सरकार की सारी प्राइवेट चीज़ें, सरकार की जो भी चीज़ें जो गुप्त रखनी चाहिए। अगर मान लो कोई हमारा पीएम ही है और सारी हमारी सरकार की जो नीतियां हैं और जो पॉलिसीज हैं, जो अंदर ही अंदर सरकार काम कर रही है ना देश के लिए, तो किसी को देश को बता देगा तो हमारे देश की सारी जो प्राइवेसी है ना वो हैक हो जाएगी। तो कुल मिला के हमें हमारे प्रधानमंत्री को ये शपथ दिलाई जाती है कि भाई तुम अपने देश की सुरक्षा के लिए और सारे संसाधनों के लिए, सुरक्षा में कोई चूक ना हो पाए, इसलिए तुम सारी चीज़ें कैसी रखोगे? सीक्रेट रखोगे, ताकि कोई भी दुश्मन देश या कोई बाहरी चीज़, बाहरी तत्व, एक्सटर्नल चीज़ें भारत पर कोई नुकसान ना पहुंचा दें। तो आपको ये ध्यान रखना है, ताकि हमें भारत सरकार की सारी चीज़ों का एक गोपनीयता से समर्थन करना है, ठीक है ना जी। समझ रहे हो आप।
तो गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दिलाते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ कहाँ हैं भैया, पावर क्या है इनकी, देख लोगे तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है मंत्रियों को? तो भाई पीएम साहब बोलेंगे कि भाई ये आदमी बढ़िया है, इसको क्या कर दो, एक मंत्रालय दे दो, मंत्री बना दो, तो राष्ट्रपति उनको मंत्री बना देंगे, है ना। और मंत्रालय का आवंटन, सारी मिनिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसे किस कौन सा मंत्रालय देना है, तो वो सारे काम पीएम साहब करेंगे। पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देंगे। मान लो दोस्तों मंत्रिपरिषद, पीएम मोदी अगर अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं तो पूरे देश की सरकार ऑटोमेटिक क्रैक कर जाएगी, ठीक है ना। तो मंत्रिपरिषद हमारी क्या होगी, कोलैप्स कर जाएगी, है ना। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस पे डिपेंड करती है, पीएम पर। अगर पीएम ही नहीं होंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगी, मंत्रिपरिषद क्या करेगी, ठीक है ना दोस्तों, समझ गए ना। और भैया जो बैठकें होती हैं तुम्हारी, सारी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो पीएम मोदी करते हैं या फिर हमारे पीएम साहब करते हैं, है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, और किसी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना है और तो रिजाइन दे देता है, अपना त्यागपत्र देता है, तो वहाँ पे बर्खास्तगी हो जाती है, ठीक है। ये सारी बातें वाली मैं बात करूँ दोस्तों, क्या पीएम का चुनाव होता है, पीएम मतलब प्रधानमंत्री का, तो जवाब है नहीं, कोई चुनाव नहीं होता। चुनाव किसका होता है, एमपी का, एमपी मतलब सांसद का, मतलब सांसद, ठीक है ना। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है, न कि तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है ना। आपको यह ध्यान रखना है, सारे एमपी चुन के किसी एक आदमी को क्या करते हैं, बहुमत देते हैं। ये सारे लोग क्या करेंगे, इनको बहुमत देंगे एक आदमी को, अब वो बहुमत के आधार पर पास कर देगा, तो हमारे राष्ट्रपति साहब है वो क्या कर देंगे, इनको प्रधानमंत्री बना देंगे, अपॉइंट कर देंगे, ठीक है ना। समझिए पूरी प्रोसीजर, ठीक है जी। अब देखो दोस्तों, अब क्या पढ़ रहे हैं हम, संसद के बारे में। तो संसद के बारे में दोस्तों आप पढ़ो, देखो क्या क्या लिखा हुआ है संसद के बारे में, और हम देखेंगे संसद की सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो हम देखें अगर संसद के बारे में, तो ये क्या लिखा हुआ है, संसद, और इसके बारे में कुछ देखते हैं भाई, उनके आर्टिकल के बारे में हम अभी चर्चा कर लेंगे बाद में, अभी कुछ थीम समझते हैं। इसे सरकार का वेस्टमिनिस्टर कहा जाता है या कहते हैं। मतलब दोस्तों ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई थी, हमारी पार्लियामेंट सिस्टम कहाँ से आया था, आपको पता है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से या ब्रिटेन से, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये सारी मैटर कैसे हैं भाई, ब्रिटेन कहाँ है, हमारे पश्चिम में। तो भाई यहाँ पे हम बात करें तो वेस्टमिनिस्टर क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये सारी चीज़ हमने यूके से ली थी, ठीक है। तो भाई ये बात यूके में बोल गई थी कि भाई हम इसे क्या बोलते हैं, अपनी पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, वेस्टमिनिस्टर। तो आप क्वेश्चन को आ सकता है आपको कि वेस्टमिनिस्टर क्या किसे बोलते हैं, तो अपनी पार्लियामेंट को बोलते हैं, है ना, सरकार का वेस्टमिनिस्टर। आगे देखो आर्टिकल 79 संसद के अंग। आर्टिकल 79 में क्या बोला गया है, संसद के पार्ट कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, वो सारी बातें कर लेंगे। और संसद कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 79 में, ठीक है ना। ये आपको ये भी ध्यान रखना है। तो संसद कौन से 9 में, आर्टिकल में 79 में आपको पार्लियामेंट के बारे में बातें बोली गई है, ठीक है ना। और दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति। अब देखो संसद के 3 भाग हैं, आपको पता है, ये आपकी संसद है, एक तो तुम्हारी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो 3 लोग हो गए, लोकसभा, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, 3 पार्ट है। लेकिन दोस्तों ये क्या है, ये भाई एक्चुअल में तो हमारे 2 ही पार्ट हैं, लेकिन जो हमारे जो अभिन्न अंग है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैं भी आपको बताऊंगा। ये क्या लिखा हुआ, राष्ट्रपति ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। मैं आपसे पूछूंगा राष्ट्रपति किसी पार्टी का होता है, नहीं होता, किसी सदन का होता है, नहीं होता। तो दोस्तों राष्ट्रपति किसी पर न पार्टी का है, न लोकसभा का है, न राज्यसभा का है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति किसी भी हाउस का नहीं है, लेकिन संसद का क्या है, ये अभिन्न अंग है। तो आपको क्या रखना है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन संसद का अभिन्न अंग है। लेकिन दोस्तों संसद का क्या है, ये इंटीग्रल पार्ट है, आंतरिक हिस्सा है संसद का, ठीक है ना। लेकिन क्या नहीं है, किसी भी हाउस का मतलब मेंबर नहीं है ना राष्ट्रपति। आपको यह ध्यान रखना, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, केवल संसद का अभिन्न अंग है, मतलब एक हिस्सा तो है, ठीक है ना, इंटीग्रल पार्ट है। दोस्तों ये क्या है, राज्यसभा। तो राज्यसभा कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 80 में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, राज्यसभा कौन से आर्टिकल में, 80 में, और लोकसभा ध्यान रखनी है आपको 81 में। और तुम्हारा ये संसद कौन से आर्टिकल में, तो 79 में। तो आपको 3 आर्टिकल आ रहे हैं, आर्टिकल 79 संसद, राष्ट्रपति के बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन संसद का अभिन्न अंग है। साथ ही साथ राज्यसभा की बात करें, आर्टिकल नंबर नोट कर लो 80, कौन सा आर्टिकल है, 80, आर्टिकल 80।
और इस राज्यसभा को और किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये भी पता होनी चाहिए। तो आपको ये कुछ की पॉइंट याद रखने, एक तो राज्यसभा को क्या बोलते हैं, अपर हाउस, और सेकंड हाउस, और काउंसिल ऑफ स्टेट। 3 नाम आपको याद रखने, हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखने। इसको यही सेम बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, ऊपरी सदन। क्या बोलेंगे इसे भाई, ऊपरी सदन। हम बता सकते ना, बता सकते। तो एक तरफ तुम्हारी राज्य, ठीक है, राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा को क्या बोलते हैं, अपर हाउस, ऊपरी सदन, ठीक है जी। और क्या बोलेंगे दोस्त, हाउस ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों का सदन या राज्यों का संघ, ठीक है, सदन बोल सकते हैं। और क्या बोलेंगे इसे, सेकंड हाउस, सेकंड मतलब दूसरा सदन, याद रखना है ये, ठीक है ना। तो अपर, इसे अब समझे आपको, ऊपरी मतलब अपर हाउस, और इसका मतलब इसका और क्या बोलते हैं, सेकंड हाउस। और क्या बोल सकते हैं दोस्तों इसे, हाउस ऑफ स्टेट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों राज्यसभा हमारे किसे, राज्यों का क्या है, प्रतिनिधि है भैया। राज्यसभा हमारे राज्यों की बात रखती है केंद्र में, ठीक है ना। तो हमारे जितने भी राज्य के मामले हैं, जहाँ भी जो भी समस्याएं होती हैं, तो उसे हमें कौन बचाता है, राज्यसभा बचाती है, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं इसे, हाउस ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्यों का सदन, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। ऐसे ही आप यह देख सकते हैं दोबारा से, तो अपर हाउस, सेकंड हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है ना। या हाउस ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट एक ही बात है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। तो मैं हाउस ऑफ स्टेट बोल दूं, ठीक है, या काउंसिल ऑफ स्टेट बोल दूं, एक ही बात है। आगे देखो दोस्तों, लोकसभा, आर्टिकल नंबर 81, लोअर हाउस। कैसे याद रखना है, लोकसभा, एल से लोक, एल से लोअर, तो लोकसभा लोअर हाउस है ना। और फर्स्ट हाउस, और हाउस ऑफ पीपल। क्यों बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि दोस्तों लोकसभा में एमपी का चुनाव होता है, और एमपी का चुनाव कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। चुनाव कौन करता है, लोग करते हैं। जब लोग सीधा डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे किसी चीज़ में, तो क्या बोलेंगे इसे, हाउस ऑफ पीपल। तो लोगों का घर ही तो है भैया, ये क्या लिखा हुआ है, ये हाउस ऑफ पीपल, पीपल मतलब लोग। अब समझ में आई बात तुम्हारे, हम लोग चुनाव करते हैं, ठीक है ना, तो वोट करते हैं सीधा जाके, तो जो लोगों का घर तो है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, हाउस ऑफ पीपल्स। और फर्स्ट हाउस मतलब क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी पहले दी जाती है, और लोअर हाउस, ठीक है। तो लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, फर्स्ट हाउस बोलते हैं, यार हाउस ऑफ पीपल्स बोलते हैं। वहीं राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, सेकंड हाउस बोलते हैं, और काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। तीनों शब्द याद हैं आपको, ठीक है। आगे चलें, ये बातें समझ आई आपको। अब दोस्तों कुछ चीज़ देखो, आपको कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इनके बारे में चीज़ देखो, और देखो भाई ऑब्जर्वेशन करो कि क्या क्या लिखा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कुछ नॉलेज लेनी है आपको, ठीक है। तो क्या क्या नॉलेज ले सकते हो आप लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, तो चेक करो और देखो। तो दोस्तों आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, लोकसभा और राज्यसभा, इनके बारे में देखोगे, ठीक है। तो भाई पहली बात तो हम इनके मानदंड देखेंगे, कौन कौन से मानदंड हैं। तो क्वेश्चन यही है कि भाई इनका इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो पहली बात हम देखेंगे लोकसभा का इलेक्शन, LS मतलब लोकसभा, फिर राज्यसभा का इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो भाई इलेक्शन मोड की बात करें, मतलब इनका चुनाव कैसे होता है, चुनाव की प्रक्रिया कैसी है। तो भाई पहली बात तो हमें पता होनी चाहिए चुनाव की प्रक्रिया, इनका चुनाव कैसे होता है, डायरेक्ट, कैसा, प्रत्यक्ष, ठीक है। और राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष, ठीक है जी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है, जबकि राज्यसभा का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है जी। आगे देखिए इनकी एज की बात करें, तो लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, 25 ईयर, 25 ईयर ओल्ड, ठीक है ना, कितनी, 25 साल। जबकि राज्यसभा के मेंबर के लिए 30 वर्ष। तो आपको क्या ध्यान रखना है, लोकसभा के मेंबर के लिए हमें अगर चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 साल, जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ बात करें इनका ड्यूरेशन, मतलब इनका कार्यकाल, तो दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, मैक्सिमम
5 ईयर। क्या लिखा हुआ है ये? मैक्सिमम 5 ईयर। मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो दोस्तों ये कतई गलत है। 5 साल का नहीं होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का नहीं होता है। लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगर दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन में क्यों गिरती? सही बात है ना। अगर वो एक बार चुनाव जीत गए तो वो 5 साल तक रहते ना। इसका मतलब लोकसभा का कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। लोकसभा कैसी बॉडी है? अस्थायी बॉडी है, ठीक है, अस्थायी संस्था है। तो कैसा हाउस है लोकसभा? टेम्पररी। कैसा? टेम्पररी है ना। इसका कोई पता नहीं है 5 साल तक चले ना चले, क्या पता बीच में सरकार गिर गई, तो लोकसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है ना। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, हमारे एमपी होते हैं, सांसद होते हैं ना, जो उसके मेंबर होते हैं, उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, जबकि लोकसभा का लोकसभा का कार्यकाल नहीं होता है, फिक्स है ना 5 साल। भैया तो इसका मतलब क्या है? ये कैसा हाउस है? अस्थाई। बोल सकते हैं कैसा हाउस है? ये अस्थाई है। जबकि तुम्हारा राज्यसभा कैसा हाउस है? स्थायी। क्योंकि दोस्तों राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा कैसा है? परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है। इसे डिजोल्व नहीं किया जा सकता, इसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता। जबकि लोकसभा को अगर सरकार गिर जाती है तो लोकसभा बर्खास्त हो जाती है, वहीं राज्यसभा बर्खास्त नहीं होती, क्योंकि ये कैसी है? स्थायी है। तो इसके हर साल 2/3 मेंबर तुम्हारे आपको मतलब यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है ना, 1/3 मेंबर। लेकिन ये कैसा हाउस है? परमानेंट हाउस है ना। आपको दिख रहा है परमानेंट हाउस मतलब स्थायी हाउस। ये कैसा है? अस्थायी है। तो भाई दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? लोकसभा के जो सांसद हैं ना, सॉरी राज्यसभा के जो सांसद हैं, किसके? राज्यसभा के, उनका कार्यकाल कितना होगा? तो दोस्तों आपको पता है 6 साल। तो कितना है? 6 ईयर, ये आपको याद रखना है। और इनके मेंबर का कार्यकाल कितना होगा? 5 ईयर, ठीक है ना। तो दोस्तों इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 साल है, इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है। ये स्थायी है, परमानेंट है, जबकि ये टेम्पररी अस्थायी है, ठीक है। यूटी रिप्रेजेंटेशन मतलब दोस्तों जो हमारे केंद्र शासित राज्य होते हैं उनका लोकसभा में क्या रोल है और राज्यसभा में क्या रोल है, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। आप बताओ खुद। तो आप एक सवाल करो खुद से कि क्या सारे जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं उन सब में लोकसभा है या नहीं है? तो जवाब है हाँ जी बिल्कुल है। क्या सारे तुम्हारे केंद्र शासित राज्य हैं उनमें सारे राज्यों में राज्यसभा की सीटें हैं या नहीं है? तो जवाब है जी नहीं। जवाब है जी नहीं। सारे हमारे यूटी हैं जितने भी केंद्र राज्य हैं उनमें जरूरी नहीं है कि राज्यसभा की सीट हो, और है ही नहीं है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कौन कौन से में नहीं है वो भी बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहली बात देखनी है यूटी मतलब केंद्र शासित जो प्रदेश है ना, ठीक है ना, उनका क्या रिप्रेजेंटेशन है? तो केंद्र शासित का तो दोस्त जवाब है हाँ जी, हाँ मतलब यस। सारे के सारे केंद्र शासित राज्य हैं उनमें क्या है? लोकसभा है। तो ये क्या लिखा हुआ है? हाँ बिल्कुल सही बात है। सारे लोकसभा जितने भी राज्य हमारे उनमें सब में क्या है? आपका सारे मतलब वहाँ पे क्या है? लोकसभा है। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, पांडिचेरी हो, इन सब में क्या है? किसकी सीटें हैं? लोकसभा की सीटें हैं, हाँ हैं। किसी में 1 है, किसी में 2 है, वो सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको याद करनी है, ठीक है। आगे दोस्तों ये लिखा हुआ है क्या राज्यसभा यूटी में, क्या केंद्र शासित राज्य में हमारी राज्यसभा की सीटें हैं? तो जवाब है भैया नो। ओनली दिल्ली, पांडिचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। क्या लिखा हुआ है? सारे के सारे यूटी में हमारे में राज्यसभा नहीं है, केवल दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। दोस्तों क्यों? क्योंकि राज्यसभा क्या है? स्टेट ऑफ काउंसिल है या काउंसिल ऑफ स्टेट है, मतलब राज्यों को रिप्रेजेंट कर रही है वहाँ पे। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि भाई राज्यसभा की सीटें उसी राज्य में होंगी, उसी यूटी में होंगी जहाँ पे विधानसभा का चुनाव होता होगा। इसका मतलब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होता है, पांडिचेरी में होता है। ऐसी शुरुआत हो गई है आपकी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो भविष्य में जम्मू कश्मीर में भी आपके चुनाव होंगे। तो तीनों राज्य आपको याद रखने हैं कि राज्यसभा की सीटें हमें कहाँ मिलेंगी? एक तो दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। आपको तीनों याद रखनी है। मीनिंग समझ पा रहे हो आप दोस्तों? आगे देखोगे दोस्तों इनकी स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब इनकी संख्या कितनी है। तो भाई लोकसभा में स्ट्रेंथ कितनी है और यहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी है? तो आप बताओ खुद। देखो स्ट्रेंथ मतलब इनकी संख्या, क्या इनकी संख्या। तो भाई संख्या के बारे में देख लेंगे। तो मैक्सिमम कितनी है? 550। उनमें से 20 कितनी है? केंद्र शासित राज्य यूटी होते हैं ना, आपको यूटी पता है, केंद्र शासित राज्य यूनियन टेरिटरी। तो उनके लिए कितनी है? 20 है। टोटल कितनी है? 550 है।
करंट में कितनी एक्टिव हैं, तो 545 हैं, ठीक है। ऐसे ही भाई राज्यसभा की बात करें तो मैक्सिमम कितनी है, 250। करंट में कितनी एक्टिव है भाई, बाकी सीटें जो वैकेंट है, खाली हैं, वो पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो वो परिसीमन आयोग डिसाइड करता है कब कितनी सीटें कहाँ पे बनेगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या याद रखना है कि राज्यसभा की सीटें कितनी है वर्तमान में, तो 245 पूरी तरह से एक्टिव है, बाकी टोटल कितनी है 250। यहाँ पर टोटल कितनी है 550, बाकी एक्टिव कितनी है 545, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या सवाल है, एक और सवाल है आपसे, क्या अगर हम लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो हमें उस राज्य का होना जरूरी है। मान लो मैं यूपी का हूं और क्या मैं राजस्थान में चुनाव लड़ सकता हूं, क्या मैं केरल में चुनाव लड़ सकता हूं, क्या मैं आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ सकता हूं, किसका, लोकसभा का। तो सवाल है जी सर बिल्कुल लड़ सकते हो, क्योंकि मोदी जी कहाँ के, गुजरात के। राहुल गांधी यहाँ पे रहते हैं दिल्ली में, चुनाव कहाँ लड़ते हैं केरल में। मोदी जी गुजरात के हैं, चुनाव कहाँ लड़ते हैं वाराणसी में। समझ गए मतलब, इसका क्या मतलब है, लोकसभा के लोग पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोकसभा के लोग पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कहाँ पर, दिल्ली में बैठ के पूरे देश की बात सुन रहे हैं। यही तो मतलब है। हम मान लो हमारे लोकल में कोई एमपी है, हमने उसे वोट किया, अब वो वोट उसे हमने चुन लिया, ठीक है। अब वो कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा। तो दिल्ली सारी हमारी दिल्ली पार्लियामेंट है, वहाँ सारी बातें होंगी, वहाँ सारे रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा, लॉ बनाएगा। तो पूरे अपने यहाँ की बात कौन लेके जाता है दिल्ली तक, सरकार तक, एमपी लेके जाते हैं, सीधी सी बात है। तो आपको क्या रखना है कि भैया स्टेट रेजिडेंसी, क्या अगर हम कोई चुनाव लड़ते हैं क्या उसी राज्य का होना जरूरी है भैया, कर नहीं, ऐसा नहीं है। हम जिस राज्य में चुनाव लड़े लोकसभा का, उस राज्य के हम मेंबर हों, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसी राज्यसभा की बात करें तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी राज्य के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो लोकसभा में भी राज्यसभा में भी आप कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, पूरे देश में है, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर दोस्तों पीठासीन अधिकारी, जानते हो पीठासीन अधिकारी क्या होता है, अभी देख लेना, पीठासीन अधिकारी, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर दोस्तों लोकसभा के स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ये सब कौन है, पीठासीन अधिकारी है। समझ गए। तो भाई लोकसभा को जो चलाता है वो उसका अधिकारी है, राज्यसभा को जो चलाता है वो उसका अधिकारी है। तो लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा का जो अधिकारी है, जो हेड है, जो चलाता है उसको, हाउस को, उसे क्या बोलते हैं, स्पीकर। तो ये कौन हो गए, लोकसभा स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं होंगे तो काम कौन संभालेगा, डिप्टी स्पीकर, सीधी सी बात है। अगर स्पीकर नहीं होंगे तो काम कौन संभालेगा, लोकसभा का डिप्टी स्पीकर। ऐसे ही दोस्तों राज्यसभा में अगर चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। आगे देखेंगे भाई राज्यसभा का जो हेड है वो चेयरमैन है, लेकिन चेयरमैन होता कौन है, राष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति तो होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, आपको पता है, पहले कवर कर चुके हो, ठीक है। और डिप्टी चेयरमैन, दो लोग यहाँ पे होते हैं। तो आप समझ गए यहाँ पे ये सारी चीजें। इलेक्शन सिस्टम कैसा होता है भाई, तो भाई इनका इलेक्शन सिस्टम होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। कैसा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब जिसके ज़्यादा नंबर होंगे, 100 में से जो ज़्यादा नंबर ले आएगा वही जीत जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का होता है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों पिछली वीडियो में, क्या होता है, मान लो ABCD 4 लोग चुनाव में लड़े, 4, ठीक है ना, एक लोकसभा सीट से। और इन चुनाव में क्या हुआ, जिसके नंबर ज़्यादा है, जिसके 40% वोट मिले, इसे 20 मिले, इसे 20 मिले, और इसे 10 मिले, और इसे मान लो 10 मिले, तो जिसको 40 मिले वो क्या जीत गया चुनाव, वो चुनाव लड़के आ गया। जबकि यहाँ पे क्या होता है राज्यसभा में, प्रोपोर्शनल एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। तो आपको ये शब्द ध्यान रखना है, क्या यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है ना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। एकल हस्तांतरित ट्रांसफर वोट, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना होगा। कुल मिला के आपको क्या रखना है, प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व याद रखना है, क्या रखना है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसमें ध्यान रखनी है, किसमें, राज्यसभा वाले में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और इसमें प्रादेशिक प्रणाली, ठीक है। ये क्या होते हैं आप पिछली वीडियो में देख सकते हो और आराम से, ठीक है, मैंने डेप्थ में समझाया हुआ है। और शपथ कौन दिलाता है भैया, इसको भी राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, ठीक है। कोरम जानते हो, गढ़पूर्ति, मतलब मिनिमम कितने लोग हों कि सेशन चल जाए, लोकसभा में कितने लोग उपस्थित हों कि क्लास चल जाए, ऐसी क्लास में कितने लोग हों कि क्लास चल जाए। कोई टीचर आता है पढ़ाने तो कम से कम 10-5 लोग तो हों, 10 में से 5 लोग तो हों, कम से कम 2 लोग तो हों, तब तो क्लास चलेगी। ऐसे ही भाई MP हमारे कुछ तो प्रेजेंट हों पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में कोई MP नहीं होंगे तो सेशन चलेगा कैसे, सत्र कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या रखना है,
ऐसे मामले में quorum कितना होता है, गढ़पूर्ति कितनी होती है 1/10 की, मतलब टोटल मेंबर हों, है ना, लोकसभा है राज्यसभा के, तो कम से कम कितने 1/10, 10% लोग तो कम से कम हो, तब तो सेशन चलेगा। ऐसे ही दोस्तों इसका क्या है, 1/3 रिटायर एवरी 2 ईयर, मतलब क्वेश्चन आता है कि भाई और राज्यसभा के जो मेंबर हैं, एक तो वो स्थायी हाउस है, परमानेंट हाउस है, तो उसके मेंबर रिटायर होते हैं, कितने रिटायर होते हैं, तो 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, है ना, तो आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार फिर से इस स्लाइड को देखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और आप टेलीग्राम पे जाके इसको सारा PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहाँ पे पूरा कोर्स पड़ा हुआ है, डिजाइन किया हुआ, आपको पहले सुनना है पूरे पीसफुली, उसके बाद आपको हाँ हमारे टेलीग्राम पे जाके, है ना, तो वहाँ से क्या करना है, आपको PDF डाउनलोड करनी है, उसे केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद MCQ लगाने, आप देख पाएंगे, एक बेहतर फील कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपके क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो पाएंगे। तो दोस्तों चलता हूँ, अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ऐसी के कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है ना जी, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको क्या करना है भाई, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सारे काम करने। थैंक यू सो मच।